नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 11th का जो आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में जो आपकी बुक है अर्थशास्त्र में सांख्यिक, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें परिचय दिया गया है। उसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, सबसे पहला इसमें जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आ जाते हैं उसका हल देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में आपको सही अथवा गलत है वो बताना है। तो इसमें सही गलत का आपको चिन्ह लगाना है, जिसमें पहला आ जाता है क्या है इसमें सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है। तो ये बिल्कुल सही है कि सांख्यिक है वो है मात्रात्मक का अध्ययन है वो करती है, तो बिल्कुल सही है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा आ जाता है सांख्यिक आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। तो आर्थिक समस्याओं का समाधान है वो नहीं करती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। गया आ जाता है आंकड़ों के बिना अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का उपयोग नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, अर्थशास्त्र में आंकड़ों के बिना है वो सांख्यिकी का है उपयोग नहीं है। आंकड़ों अगर आंकड़े जो उपयोग में लेते हैं तभी उपयोग में आते हैं, तो आंकड़ों के बिना है वो उपयोग में नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है बस स्टैंड या बाजार होने वाले क्रियाकलापों की सूची बनानी है आपको। इनमें आपके आर्थिक क्रियाकलाप बताने हैं। तो इसमें किस प्रकार से आपको सूची बनानी है, इसका 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कि बस स्टैंड या बाजार में निम्नलिखित क्रियाकलापों से मिलते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा उत्तर हो जाएगा इसमें उत्पादन, ख हो जाएगा उपयोग, और आ जाता है ग हो जाएगा आपका निवेश, और ग हो जाएगा वितरण, और ड हो जाएगा विनियम। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगी 5। अगला 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है सरकार और नीति निर्माता आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त जो नीतियों के निर्माण के लिए जो सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, 2 उदाहरण सहित आपको समझाने हैं। तो सबसे पहले इसका उत्तर हो जाएगा कि आंकड़ों के समर्थन के बिना किसी भी सरकारी नीति है वो निर्माण है वो संभव नहीं है। और सरकार सभी आर्थिक समस्या, चाहे वे निर्धनता हो या बेरोजगारी हो या जनसंख्या हो, जननांकीय चुनौती हो या कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए सांख्यिक आंकड़ों का प्रयोग है वो करती है। उदाहरण के लिए आ जाता है यदि सरकार बालिकाओं के शिक्षा स्तर में सुधार के लिए एक नीति लाना चाहती है तो पहले इस समस्या की गंभीरता का एक कारण जानने की आवश्यकता है, और इसमें है वो सांख्यिक उपकरण बहुत मदद करते हैं। और नीति उद्घोषणा के बाद है वो नीति की प्रभावशाली जानने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग है वो किया जाता है। इसी प्रकार से है सरकार देश के जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए है कुछ करना चाहती है, तो इसे हमें एक प्रभावी नीति की घोषणा करने की आवश्यकता है। और घोषणा के प्रभावी होगी जो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण है वो आक्रमण करे, और बढ़ती जनसंख्या के कारण जानने के लिए पुनः वो सांख्यिकी का उपकरण का वो प्रयोग होता है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आपकी आवश्यकता असीमित है तथा उनकी पूर्ति करने के लिए आपके पास है वो संसाधन सीमित है। उदाहरण द्वारा आपको कथन की व्याख्या सहित आपको समझाना है। तो इसमें दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारी आवश्यकताओं की असीमित है परंतु उनकी पूर्ति करने के लिए हमारे पास है वो जो संसाधन है वो सीमित है। और उदाहरण के लिए आपके परिवार की आय सीमित है जबकि इसकी इच्छा असीमित है। आप इतनी सारी वस्तुएं एक सेवाएं खरीदना चाहते हैं तो जो आप अपनी सीमित आय में नहीं खरीद सकते हैं और आपको चयन करना पड़ता है। इसी तरीके से पास सीमित समय है और उसके बहुत से उपयोग है, और खेलना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, परंतु जीवन की जो सीमित सीमा है वो आप ये सब नहीं कर सकते हैं और आप है वो पुनः चयन करना पड़ता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है उन आवश्यकताओं का चुनाव आप कैसे करेंगे जिनकी आप है वो पूर्ति करना चाहेंगे। जिसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा कि हालांकि हमारी आवश्यकता है वो असीमित है परंतु ये आवश्यकता है वो तीव्रता एवं अनिवार्यता के स्तर पर है वो भिन्न है। कुछ आवश्यकता है वो अन्य आवश्यकता की तुलना से अधिक तीव्र एवं अनिवार्य होती है। हम अधिक तीव्र या अनिवार्य आवश्यकताओं को पहले प्राथमिक देते हैं। उदाहरण के लिए एक परिवार में घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहता है तथा एक मकान है वो खरीदना चाहता है क्योंकि वह किराए के मकान में रह रहा है। हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि वो पहले मकान खरीदेगा बाद में घूमेगा। और एक है उपभोक्ता ऐसा समूह है वो खरीदना चाहता है जो अधिकतम उपयोगिता के प्रदान करता हो और उसे ऐसे एक उत्पादन है वो समूह का चयन करता है जिससे हमें उत्पादन लागत की न्यूनतम है वो पड़ती है। और एक निवेश का है वो चयन करता है जैसे कि अधिकतम है वो लाभ देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, कारण बताइए। अर्थशास्त्र का आप अध्ययन क्यों करना चाहते हैं इसके कारण बताने। तो सबसे पहला कारण हो जाएगा एक उपभोक्ता के रूप में हम सभी सीमित आय
एवं इससे हम अपनी जो असीमित इच्छाएं हैं वो पूरी करना चाहते हैं। वो अर्थशास्त्र में उपभोग एवं आय के विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं का आवंटन से संबंधित सहयोग का निर्णय लेना सहायता करता है। और इसमें आपको ख्याल लिखना है कि एक उत्पादन के रूप में उत्पादक इस तरह वस्तुओं का सेवा का उत्पादन करना चाहता है जिससे हमें उत्पादन की लागत और न्यूनतम और लाभ है वो अधिकतम हो। अर्थशास्त्र में ऐसे सिद्धांत देता है जिनके हम ऐसे संयोग है चुनाव कर सके, जिसे आ जाता है गया। इसमें आपको लिखना है एक निवेशक के रूप में है में जो निवेशक के रूप में हम धन के को ऐसे परियोजना में लाने की आवश्यकता है जो हमें अधिकतम अर्जन न्यूनतम जोखिम के साथ है वो साथ प्राप्त कराए। और पुनः अर्थशास्त्र में ऐसे सिद्धांत देता है जो ऐसा सहयोग प्राप्त करने में सहायता है वो करते हैं। आगे इसमें एक नागरिक के रूप में है वो अर्थशास्त्र में हमें वो सरकारी नीतियों का समाज अर्थव्यवस्था पर है वो पड़ने वाले प्रभाव को समझने में सहायता करता है। तदनुसार हम कह सकते हैं कि सरकार कुशलता से कार्य करिए या नहीं है। आगे आपको एक मनुष्य के रूप में जब हम दुर्लभता के सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि समय हमारा है सबसे दुर्लभ और पुनर्वीकरण है वो स्रोत है। हम अपनी पूरी संपत्ति खर्च करने पर जीवन का एक क्षण नहीं बढ़ा सकते हैं और अतः हमें है जो अपने समय का अवश्य ही सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। यह हमें कुशलता सर्वोत्तम उपयोगिता कोई बर्बादी नहीं है, विवेकशीलता और तथा निर्णय लेना है वो लागत लाभ में विश्लेषण के आधार पर वो सिखाता है। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है सांख्यिक विधियों सामान्य बुद्धि का जो स्थानापन्न है जो नहीं होती है और अपने दैनिक जीवन में उदाहरण द्वारा इस कथन के व्याख्या कीजिए। तो इस आपको व्याख्या किस प्रकार से करनी है, तो सांख्यिक विधियां सामान्य बुद्धि की स्थानापन्न और इसमें नहीं होती है और बहुत बार सांख्यिक से परिणाम देती है जो सामान्य बुद्धि के आधार पर है वो अर्थपूर्ण नहीं लगते हैं। वास्तव में जो सामान्य बुद्धि का कोई भी स्थानपत्र नहीं होता है और सांख्यिक भी नहीं है। एक व्यक्ति में सर्वेक्षण किया गया और पाया गया कि जिन स्थानों पर अस्पताल नहीं अधिक थे वहां मृत्यु दर है वो अधिक भी थी और इसके निष्कर्ष में निकाला कि अस्पताल में है वो बढ़ती मृत्यु का दर है वो कारण है। और इसमें आगे लिखना है आपको एक अन्य उदाहरण एक ऐसी परिस्थितियों का हो सकता है जो एक अध्यापक वो अपने विद्यार्थियों को अंकों और कद पर आंकड़ों का इकट्ठा करे और पाए लंबे हैं बच्चों के अंक है वो छोटे कद वाले विद्यार्थियों को बेहतर थे और आप निष्कर्ष है ये देख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है उसका आपको परिचय दिया गया है। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पूरे के पूरे मैंने करवा दिए हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगले वीडियो में आपको अगले वाले चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हर की है वो हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।